नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपनी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी सबसे बेसिक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सबसे पहली वाली देखेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें तो इसका मेन मतलब क्या होता है, जो पहले आएगा उसी को पहले सर्व किया जाएगा, उसी को पहले सीपीयू एलोकेट होगा। तो क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होगा इसके केस में, तो क्राइटेरिया क्या होगा इसके केस में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में क्या होगा क्राइटेरिया, अराइवल टाइम। ओके, अराइवल टाइम मतलब जो पहले आएगा उसी को पहले सर्व किया जाएगा या उसी को पहले एलोकेट होगा। और इसमें मोड कौन सा रहने वाला है, एक दो मोड पढ़ाए थे मैंने आपको, एक प्रीएम्प्टिव पढ़ाए थे, एक नॉन प्रीएम्प्टिव पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें रहेगा हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब एक बार मैंने किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया तो उसको मैं वापस हटा नहीं सकता जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। वो पूरा कंप्लीट करके ही वो प्रोसेस टर्मिनेट होगा अपने आप। ठीक है, मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं हटा सकता। कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं हटा सकता। जब तक वो कंप्लीट करेगा प्रोसेस उसके बाद खुद ही टर्मिनेट होगा, तो अपने आप टर्मिनेट होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें मेन चीज़ ये दो है। ठीक है, क्राइटेरिया हम अराइवल टाइम के ऊपर देखेंगे। ठीक है, कि जोन सा प्रोसेस पहले आया उसे पहले सर्व किया जाएगा। और नॉन प्रीएम्प्टिव होगा, मतलब कि उसको ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते प्रोसेस को। अब मेरे पास कुछ प्रोसेस दिए, 4 प्रोसेस दिया, P1 P2 P3 P4। अभी P1 का अराइवल टाइम है 0, P2 का है 1, P3 का है 5, P4 का है 6। ठीक है, बर्स्ट टाइम दिया है मेरे पास। बर्स्ट टाइम को आप एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं। बर्स्ट टाइम को आप एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सब। ठीक है, अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाइएगा, तभी आपको यहाँ पे सब समझ आएगा, क्योंकि सब इन बेसिक टर्म की बात मैंने उसी वीडियो में की थी। तो बर्स्ट टाइम क्या होता था, बेसिकली कितनी देर तक प्रोसेस चलेगा ये। ठीक है, कितनी देर तक प्रोसेस चलेगा, तो P1 चलेगा 2 टाइम के लिए। ठीक है, ये टाइम आपको हावर्स में नहीं दिया है, मिनट्स में नहीं दिए हैं, ये कोई कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इतनी देर तक चलेगा। 2 टाइम तक चलेगा। P2 प्रोसेस P2 तक चलेगा, P3 चलेगा 3 टाइम तक, P4 चलेगा 4 टाइम तक। ठीक है, अब मैं कंप्लीशन टाइम की बात करूँ। ठीक है, ये दोनों तो आपको समझ आ गया कि इतने पे आएगा प्रोसेस और इतने पे बर्स्ट टाइम पे चलेगा। ठीक है, 0 पे आया प्रोसेस P1 और 2 टाइम तक चलेगा वो। कंप्लीशन टाइम की बात करूँ तो मैं क्या होता है कि जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो पहले हम देखते हैं इसका एक होता है आपका गैंट चार्ट होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं गैंट चार्ट, जो मैं अभी बनाऊंगा। इसे क्या कहते हैं हम, गैंट चार्ट कहते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे हम अपना वो निकालते हैं, मतलब इसी में हम अपनी सारी, इसी के बेस से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब P1 की बात करें तो P1 की बात करेंगे तो ये मेरे पास 0 पे था। ठीक है, तो P1 0 पे पहुंच गया था। P1 0 टाइम पे P1 पहुंच गया था। और कितने टाइम तक के लिए चला P1, एग्जीक्यूशन कितने टाइम के लिए हुआ, 2 टाइम के लिए। ठीक है, 2 टाइम पीरियड के लिए, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 2 तक P1 चला। ठीक है, अब P2 की बात करें, P2 का अराइवल टाइम क्या है, 1 है। मतलब वो ये 0 से 2 के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं P2 आ चुका था। ठीक है, तो हम P2 को भी, क्योंकि P1 कंप्लीट हो गया है, तब 2 टाइम पे P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे हम। ये P2 एग्जीक्यूट होगा और कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 2 टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ भी ये 2 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हुआ। ओके, इतना समझ आया। अब आती है P3 की बारी। P3 का अराइवल टाइम क्या है, 5, लेकिन अभी हमारे पास 5 का है। तो एक टाइम के लिए यहाँ पे CPU, एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे CPU क्या रहेगा,
आइडल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका 5, ठीक है। तो अब 5 पे क्या आपका P3 आ चुका था, और उसका कितनी देर तक के लिए चला आपका P3, 3 टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पर आ गया आपका 8, ठीक है। अब आपका P4 का अराइवल टाइम क्या है, 6, मतलब वो 5 और 8 के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं आ चुका था आपका P4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8 है तो P4 तब तक आ चुका था, तो आपका P4 यहाँ आ जाएगा। और कितने देर तक के लिए चला, 4 की टाइम पीरियड के लिए, तो ये कितना हो गया, 12। ओके, इतना समझ आया आपको, ये समझ आया कि 0 पे P1 आ गया था, 0 टाइम पीरियड पे P1 आ गया था, तो हमने P1 लिख दिया। P2 कब आया था, 1 टाइम पीरियड पे, मतलब 0 से 2 के बीच यहाँ कहीं ना कहीं P2 आया होगा, तो 2 टाइम पीरियड तक पहुँच चुका था P2, तो हमने P2 लिख दिया। अब P3 की बात करें तो 5 पे आया था, लेकिन यहाँ अभी हमारे पास 4 ही टाइम पीरियड तक चला था, तो एक टाइम पीरियड हमने CPU को आइडल रखना पड़ा, खाली रखना पड़ा, यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके, तो 5 टाइम पीरियड पे आया आपका P3 कितने देर के लिए चला, 3 टाइम पीरियड के लिए चला, ठीक है। जो भी है यहाँ पे 3 मिनट आवर है, ये पता नहीं, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 3 के लिए चला तो 8 हो गया। अब P4 सिमिलरली 6 पे आ गया था, मतलब 8 और 12 के बीच में यहाँ पे 6 पे आ गया था वो, तो वो चला आपका 4 टाइम पीरियड के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम उसका 4 था, तो ये 12 हो गए। अब कंप्लीशन टाइम क्या होगा सबका, कंप्लीशन टाइम ये होगा आपका P1 कब कंप्लीट हुआ, 2 पे, P2 कब कंप्लीट हुआ, 4 पे, P3 कब कंप्लीट हुआ, 8 पे, P4 कब कंप्लीट हुआ, 12 पे। तो P1 कब कंप्लीट हुआ आपका, 2 पे, P2 कब हुआ, 4 पे, ठीक है। P3 कब हुआ ये P3 8 पे हुआ, ठीक है, 8 पे, और P4 कब हुआ, 12 पे। अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें, तो टर्न अराउंड टाइम का आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कब, ये ऊपर लिख देता हूँ, टर्न अराउंड टाइम क्या था आपका, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ओके, ये बताया था। तो इस केस में P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 है, अराइवल टाइम क्या है, 0 है, तो 2 माइनस 0 आपका हो गया 2, ठीक है। अब P2 के कंप्लीशन टाइम की बात करें, मतलब सॉरी टर्न अराउंड टाइम की बात करें, P1 का क्या हो गया टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम क्या था, 2 माइनस 0, ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यह होगा आपका टर्न अराउंड टाइम। तो आपका अगर P2 के टर्न अराउंड टाइम की बात करें, तो P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 4 माइनस अराइवल टाइम क्या है, 1, तो यहाँ पर P2 का टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 3। ऐसे ही हम P3 की बात करें तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 8, अराइवल टाइम कितना है, 5, तो इसका कितना हो गया टर्न अराउंड टाइम, इसका भी 3 हो गया। ऐसी सेम अगर P4 की बात करूं तो इसका P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 12, और अराइवल टाइम कितना है, 6, तो इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, 6 हो गया, इसका भी टर्न अराउंड टाइम 6 हो गया, ठीक है। अब वेटिंग टाइम की बात करें, वेटिंग टाइम मतलब प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, ठीक है। अगर वेटिंग टाइम की हम बात करें तो वेटिंग टाइम का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मतलब पहले वेटिंग टाइम क्या होता था कि कब तक वेट किया प्रोसेस ने जब तक उसे CPU लोकेट नहीं हो गया, ठीक है। तो वेटिंग टाइम का आपका फॉर्मूला क्या होता था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ओके। तो यहाँ पे आपका P1 के लिए अगर वेटिंग टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 2, माइनस बर्स्ट टाइम कितना है आपका, 2, मतलब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं P2 को कितना वेट P1 को कितना वेट करना पड़ा था, 0, क्योंकि यहाँ पे CPU खाली था, तो P1 को तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ से अगर फॉर्मूले से भी निकाले तो वेटिंग टाइम कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना है, ये 2 माइनस बर्स्ट टाइम 2, तो वेटिंग टाइम P1 का हो गया 0। अब P2 की बात करें तो P2 का कितना है, वैसे अगर फॉर्मूले से निकाले तो 3 माइनस बर्स्ट टाइम 2,
1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं P2 यहाँ पे पहुँच चुका था, 0 और 2 के बीच में जब 1 था, यहाँ पे P2 पहुँच चुका था, उसको 1 यूनिट टाइम के लिए वेट करना पड़ा था इतना। यहाँ पे आपका P2 पहुँच चुका था लेकिन उसको इतना वेट करना पड़ा था CPU में जाने के लिए। सेम अगर आप फॉर्मूले से निकालें तो वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 3 माइनस बर्स्ट टाइम 2, तो ये कितना आ गया 1। ऐसे अगर P3 की बात करें, P3 के लिए क्या है, 3 माइनस 3, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 0। वैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CPU खाली पड़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही P3 का नंबर आया तो P3 तुरंत चल गया 5 पे। ठीक है, 5 उसका अराइवल टाइम था तो 5 पे ही उसको डाल दिया हमने P3 पे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम P3 का 0। अगर P4 की बात करें, ऐसी P4 कब आया था, अगर वैसे फॉर्मूले से निकाले तो 6 माइनस 4 2 है हमारा वेटिंग टाइम। P4 के लिए हमारा वेटिंग टाइम कितना है, 2 है। 2 कैसे, यहाँ पे P4 कब आ चुका था, 5 6 7 8, यहाँ पे कहीं P2 आ चुका था आपका, मतलब सॉरी P4 की बात कर रहे हैं अभी हम, P2 गलती से बोल दिया। P4 यहाँ पे आ चुका था आपका। ठीक है, यहाँ कहीं P4 आ चुका था आपका, 5 और 8 के बीच में ही आया था ना, अराइवल टाइम P2 का 6 था, तो 5 और 8 के बीच में ही आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसको कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा, 6 7 8, 2 टाइम पीरियड के लिए उसको वेट करना पड़ा, ये आपके P4 को। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 2 टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ा था। ऐसे अगर फॉर्मूला से निकाल दें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 6 माइनस 4 इजकल टू 2। अब रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम क्या बताया था मैंने, सबसे पहला रिस्पॉन्स हमें कब मिला, ठीक है, वो वाला टाइम माइनस अराइवल टाइम। सबसे पहला रिस्पॉन्स कब मिला आपको, रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, सबसे पहला रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। P2 को सब, इस केस में हम रिस्पॉन्स वाले केस में हम कौन सा देखेंगे, ये आगे वाला देखेंगे, ये आगे वाला, ये 0 2 4। ठीक है, तो P1 की बात करें तो P1 को पहला रिस्पॉन्स कब मिला, 0 पे, माइनस अराइवल टाइम उसका कितना था, 0, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। ठीक है, ऐसे ही P2 के लिए रिस्पॉन्स टाइम देखें, P2 का रिस्पॉन्स टाइम कितना था, 2 था। ठीक है, P2 को कब रिस्पॉन्स मिला, 2 पे, लेकिन उसका अराइवल टाइम कितना था, 1, तो यहाँ से आ गया आपका ये रिस्पॉन्स टाइम इसका 1। कैसे निकाला रिस्पॉन्स टाइम, कब उसको CPU एलोकेट हुआ। ठीक है, कब रिस्पॉन्स, मतलब सबसे पहला रिस्पॉन्स उसे कब मिला। ठीक है, सबसे पहला रिस्पॉन्स P2 को कब मिला, 2 पे, और उसका अराइवल टाइम क्या था, 1, तो 2 माइनस 1 1। P3 की बात करें तो P3 को सबसे पहला रिस्पॉन्स कब मिला, 5 पे मिला, और उसका अराइवल टाइम क्या था, 5, तो 5 माइनस 5 0। P4 की बात करें, P4 को सबसे पहला रिस्पॉन्स कब मिला, 8 पे। ठीक है, लेकिन उसका अराइवल टाइम क्या था, 6, तो 8 माइनस 6 2। तो आप देखेंगे कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम ही है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में रिस्पॉन्स टाइम निकालने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि वो वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा आपका रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में। ये हम प्रीएम्प्टिव में निकालने में फ़ायदा है, या फिर जो आपका राउंड रॉबिन है उसमें आपका ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो पूछा जाएगा, या प्रीएम्प्टिव के केस में। ठीक है, होप इतना समझ आया होगा। अगर 1-2 पॉइंट और हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो क्या होगा, यहाँ से सबको प्लस कर देंगे, कितना होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। ठीक है, कितने प्रोसेस हैं आपके, 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 12 3.5 के बराबर आपका ये आ जाएगा। ऐसी एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें, एवरेज वेटिंग टाइम मतलब एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, तो ये आपके 2 + 1 3, इसको कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे अगर आपका टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बात करें तो ये टोटल आ जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो ये कितना होगा, 3 बाय कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं, 4, तो ये आपका आ जाएगा 0.75 के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका आ जाएगा 3.5, ये आपका आ जाएगा 0.75 के बराबर। ये 4 क्या है आपके प्रोसेस, कितने प्रोसेस हैं आपके, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।